हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का डिस्कशन चल रहा था और मैट्रिक्स मैच टाइप से स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें जो दे रखा है फर्स्ट ए पार्ट में, आई मीन सर्कुलर प्लेट इज एक्सपेंडेड बाय हीट फ्रॉम रेडियस 5 सेंटीमीटर टू 5.06 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया इज। ठीक है, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ डिक्रीज वाले क्वेश्चंस आप किए होंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। क्या कहा गया, एरिया तो आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। 59 की बात कर रहे हैं, पार्ट ए। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर से क्या चेंज आएगा, तो इट विल बी पाई तो एज इट इज 2r इंटू डी आर, है ना। तो डी आर कितना आया भाई, 5.06 हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो चेंज कितना आया, चेंज आया आपका 5.06 हुआ था ना। हाँ, तो 0.06 इज इक्वल टू पाई इंटू इनिशियली कितना था 2 और इंटू आपका 5। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। डी आर का हो या डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। तो यहां से आपके पास 2 इंटू 5 आपका 10 और यहां से आपका 6। तो डी ए कितना आ जाएगा आपका 0.6 पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्यू ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एज ऑफ अ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 1% देन परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम और क्यूब में क्या, क्यूब की साइड में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स कितना होगा, dv बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, dx कितना था, तो dx था आपका 1%। ठीक है, 1% का इंक्रीज किया गया था। तो ये इस तरीके से कुछ हो जाता है, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है डेल्टा x बाई एक्स। आपने एरर्स मेजरमेंट वगैरह में भी किया होगा। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा x बाई एक्स है आपका 1%, तो इधर चेंज कितना आ जाएगा आपका 3% का। ठीक है, सी पार्ट में देखिए, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 5 इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कहा जा रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज, तो पहले वाले का अगर देखें, मैं उसको dy1 बाई डी एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वो कितना है आपका 2x बाई 2 मतलब x माइनस 2, ऐसा है। और आपके पास ये कहा जा रहा है इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x। ठीक है, ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x, तो x के डिक्रीज होने का रेट, ठीक है, ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x, देन x इज इक्वल टू, तो दूसरे वाले के लिए आपका dy2 बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy2 बाई डी एक्स आपका 1 है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है ना कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dy2 बाई डी एक्स, तो 2 इंटू 1, तो x विल बी इक्वल टू 4, मतलब इसका टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी पार्ट में क्या कहा गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर व्हेन ईच साइड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डी पार्ट देख लेते हैं, किसके बारे में कहा गया है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू √3/4 2a इंटू डी ए बाई डी, ऐसा कुछ है ना, इसके बराबर आ जाएगा। अब हमें डेटा क्या दिया गया है, साइड कितनी थी 15 सेंटीमीटर थी, तो √3/4 इंटू 2 इंटू 15 मतलब 30, और डी ए बाई डी टी कितना है, हर साइड के इंक्रीज होने का रेट कितना है आपका 0.1, तो इंटू आपका कितना हो गया 0.1, तो 30 इंटू 0.13, 3 इंटू √3/4। ठीक है, तो 3√3/4 आपका एस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फेयरली इजी मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, so portion of tangent at any point on the curve x is equal to 80 cube and y is equal to 80 raised to power 4 between the axes is divided by the point of contact in a ratio ms to n, then find n plus n। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर, x is equal to 80 क्यूब, y is equal to 80 raised to power 4, यही है, उल्टा तो नहीं था।
80 क्यूब y इज इक्वल टू 80 रेज टू पावर 4। ठीक है, कहा गया कि इस कर्व पे हमने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ बात की जा रही है। कर्व कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींची, ठीक है, तो आपने मान लीजिए टेंजेंट खींची, तो ये आपका जो इतना इंटरसेप्टेड पोर्शन है, ठीक है, उसको ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसी को ms2n कहा जा रहा है। ठीक है, इसको मतलब इस पोर्शन को, इस सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए भाई, ये तो हम मान लेंगे कि भाई ये पॉइंट कुछ रहा होगा 81 क्यूब 81 रेज टू पावर 4 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों जब पता चलेंगे तभी तो रेशियो पता चल पाएगा ना कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको क्या चाहिए, पहले तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होगी। टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, dy बाई dx कितना आएगा, 80 रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो आप लिख सकते हो इसको 480 क्यूब अपॉन 380 स्क्वायर, है ना, तो 4 ये 3 सॉरी a कट गए, 4/3 t1 यही आ जाएगा इस पॉइंट पे टेंजेंट। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस at1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4/3 t1 इंटू x माइनस at1 क्यूब, x माइनस at1 क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/3 t1 x माइनस 4/3 at1 रेज टू पावर 4, और ये रहा आपका y माइनस at1 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये बात मतलब -4/3 यहाँ पे है आपके पास, ये चलिए इक्वेशन आ गई। अगर मैं चाहूँ तो इसको और क्लब करके लिख सकता हूँ 4/3 t1x माइनस, इसको एक बार ऐड कर दिया तो 1/3 at1 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना। तो y इक्वल टू 0 पुट करने पे आपके पास x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1/3 at1 रेज टू पावर 4 अपॉन 4/3 t1, दैट मींस कि 1/4 at1 क्यूब, है ना, ये आपके पास आ जाएगी चीज। और अगर आप x को 0 रखते हो, x को 0 रखते हो मतलब ये वाला पॉइंट निकलेगा, तो x को 0 रखने पे आपके पास क्या आ रहा है, इसको 0 रखा, यहां से आ गया आपके पास y इज इक्वल टू -1/3 at1 रेज टू पावर 4। ठीक है, सो इट इज y को मतलब ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ 0, -1/3 at1 रेज टू पावर 4, है ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको लिख देता हूँ कितने थे, 1/4 at1 क्यूब, 0। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसने कहा है कि एक्सटर्नली बोला गया है, सॉरी ms2n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो हमने चलो इस कर्व के लिए बना लिया तो ये इंटरनली हो गया। सेम तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सटर्नली डिवीजन किस रेशियो में होगा, इसकी बात की जा रही है। तो चलिए, अब आपको पता है एक तरीके से कि आपके ये दो पॉइंट्स आपको मालूम है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ए है, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड्स दिस सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम इसका पोर्शन कर सकते हैं आसानी से। आपने मान लिया कि किसकी साइड से n बोला गया है, किसकी साइड से m बोला गया है, एनीवे m प्लस n ही निकालना था। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने ऐसे कह लिया कि मैं एक सेगमेंट बनाता हूँ। एक सेगमेंट मेरा पास है 0, -1/3 at1 रेज टू पावर 4, और ये पॉइंट है आपका 1/4 at1 क्यूब, 0। ठीक है, किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा इसको, तीसरा वो पॉइंट, ये a b, और ये आपका पॉइंट है p। ठीक है, at1 क्यूब, at1 रेज टू पावर 4। तो अगर ये ms2n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ms2n के रेशियो में अगर हम कहें, या फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम k/1 मान लेते हैं। तो k/1 में हमने मान लिया, तो k, ठीक है, s/1, तो k इंटू ये आ जाएगा 1/4 at1 क्यूब डिवाइडेड बाई k माइनस 1, यही हो जाएगा ना। ये कितना आना चाहिए, p के x कोऑर्डिनेट के बराबर, तो p का x कोऑर्डिनेट कितना है आपका, at1 क्यूब है ना, तो at1 क्यूब है।
ओके, तो यहाँ से आप देखें 81 क्यूब साफ, k इज इक्वल टू, यहाँ से निकल गया k इज इक्वल टू 4 इंटू के माइनस 1, सो 4k माइनस 4, सो k इज इक्वल टू 4k माइनस 4 अगर आएगा आपके पास तो कितना आ जाएगा, 3k इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, 4:3 एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो आपका 4 + 3 आपका 7 निकल आएगा, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। बी पार्ट में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहा जा रहा है, फाउंड बाय द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,0 ऑन द कर्व x इज इक्वल टू e⁻ sin y, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें dy/dx तक पहुंचना होगा, ठीक है, 1,0 वाले पॉइंट पे। तो इसका जो बी पार्ट है आपका क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू e⁻ sin y, डिफरेंशिएट कर दें, 1 इज इक्वल टू e⁻ sin y एज इट इज, sin y का डिफरेंशिएशन cos y इंटू y डैश, ठीक है। एट 1,0 की जब हम बात करेंगे तो 1,0 का मतलब क्या हुआ कि y की जगह पे आप 0 रख दो, तो e की पावर में 0 मतलब 1, cos y का मतलब है 1 और y डैश बचा रह गया, सो y डैश विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अच्छा खैर हमें तो नॉर्मल से मतलब था यार, नॉर्मल से मतलब था तो इसके परपेंडिकुलर लिख दो, y डैश आपका 1 है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1, सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाएगी वो आपको मालूम है ना। सी पार्ट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए सी पार्ट में क्या कह रहा था, सी पार्ट में कहा जा रहा था कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट पॉइंट 1,1, ठीक है। 1,1 उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, और इस पॉइंट पे आपको मतलब एंगल्स निकालने हैं दोनों कर्व के बीच के। तो एंगल बीच का निकालने का मतलब क्या हुआ कि दोनों कर्व के लिए आप उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कर्व्स के बीच का एंगल हो जाएगा। तो एक कर्व है आपके पास x² y इज इक्वल टू 1, तो उसको मैं बल्कि ज्यादा आसान शब्दों में लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1/x², ठीक है। तो इसका तो dy/dx कितना हो जाएगा -2/x³, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 1 मतलब 1,1 वाले पॉइंट पे बात करें तो स्लोप आपकी कितनी होगी -2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1, सो y प्लस 2x इज इक्वल टू 3, ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1,1 वाले पॉइंट पे आपने पहले कर्व का टेंजेंट निकाल लिया है। दूसरे कर्व के लिए अगर आप बात करें तो खैर हमें स्लोप से ही मतलब था, स्लोप तो यहीं से पता चल गई कि स्लोप टेंजेंट की कितनी होगी -2 के बराबर होगी। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट कर्व के लिए 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो दूसरा है y इज इक्वल टू e⁻2 इंटू 1 माइनस एक्स, सो y डैश विल बी इक्वल टू e⁻2 इंटू 1 माइनस एक्स। फिर इस पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना है -2, किस पॉइंट पे 1,1 पे, तो 1,1 पे कितना आ जाएगा 1 रखोगे x की जगह पे, तो ये आपका हो गया 0, तो e की पावर 0 मतलब 1 इंटू -2, तो स्लोप है एक की कितनी थी, स्लोप थी इसकी भी -2 ही थी ना, और इसकी भी -2 है, तो फिर तो दोनों के बीच का एंगल कितना ही होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों की स्लोप्स बराबर ही है। डी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, डी पार्ट में आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालनी है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी होती है, डी पार्ट के लिए कहें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट वाज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई m, यही होता है, ठीक है, मॉड ऑफ y बाई dy/dx। तो dy/dx यहाँ से निकाल लीजिए बस, तो dy/dx आपका कितना है, dy/dx कितना आ जाएगा b इंटू e⁻x/3 इंटू 1/3, यही आ जाएगा, ठीक है, इतना ही होगा, जो कि इनफैक्ट क्या है एक तरीके से y/3 के बराबर है, यही ना, है ना, dy/dx आपका कितना है y/3 के बराबर है, तो y आपका एज इट इज रहेगा बाई m, ठीक है,
किसी पॉइंट पे आप निकालोगे तो y1 अपॉन उस पॉइंट पे स्लोप देखोगे, तो y1 अपॉन उस पॉइंट पे स्लोप कितना आने वाला है, y1/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि G' के बारे में पूछा गया है 61 के ए पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पार्ट। तो G' मतलब आप ये कह पाओ कि कोई ना कोई ऐसा C होगा जहां पे, ठीक है, G' कोई एक मतलब पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा अटेन करेगा। इस इंटरवल में लाई करने वाला कोई ना कोई एक ऐसा C होगा 0 से 5 के बीच जिसके लिए G' की वैल्यू कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा आएगी ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि LMVT तो एप्लीकेबल होगी फंक्शन gx पे, क्योंकि fx अपॉन x प्लस 1 डिफरेंशिएबल है, बिकॉज fx was differentiable in this interval and x plus 1 is also differentiable in this interval. So gx is differentiable, so LMVT will be applicable. तो अगर हम LMVT की बात करें तो वो स्टेटमेंट क्या देगा, G' is equal to G5 minus G0 divided by 5 minus 0. So G5 कितना है आपका, G5 है आपके पास F5 अपॉन 6 और G0 कितना है आपका F0 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 5। तो F5 कितना था आपके पास, F5 was -1 by 6 माइनस F0 was 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये -5/6 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमेशा एक -5/6 तो वैल्यू लेगा ही, बहुत सारी और भी वैल्यूज लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है अनलेस आपको LMVT बता दिया जाए कि भाई LMVT यहाँ अप्लाई करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि -5/6 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता G', बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन थोड़ा LMVT अगर वो मेंशन कर दे तभी इसका कोई खास सेंस बनता है, अदरवाइज कोई मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है fx और gx आपके डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। f0 2 है, g0 0 है, f1 6 है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट f' is equal to 2g'। इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। ठीक है, इसी मतलब रिवीजन मॉड्यूल के आपने डिस्कशन के दौरान। अगर आप एक फंक्शन ले लेते हो fx minus 2gx, है ना, क्यों लिया, क्योंकि f' is equal to 2g' की बात की गई थी। तो अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं fx minus 2gx तो हम ये बोल पाएंगे कि इस hx फंक्शन पे रोज थ्योरम एप्लीकेबल रहा होगा, तभी बीच में कहीं h' की वैल्यू 0 के बराबर आई है। ठीक है, तो hx is equal to fx minus 2gx और इस पे रोज थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए जरूरी क्या है कि h ऑफ किस इंटरवल में हम रोज थ्योरम लगाना चाहते हैं, इंटरवल 0 से 1 में। ठीक है, अगर ये आप फंक्शन लेते हो तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल क्रिएट f' minus 2g'। ठीक है, तभी तो f' is equal to 2g' आएगा। ठीक है, रोज थ्योरम के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया कि रोज थ्योरम एप्लीकेबल होना चाहिए, और अगर रोज थ्योरम एप्लीकेबल होना चाहिए तो इसका मतलब h0 और h1 बराबर होने चाहिए, मतलब f0 minus 2g0 आपके f1 minus 2g1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट करके जो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट में। 3 sin x minus 4 sin cube x, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो sin 3x। sin 3x कितने इंटरवल में इंक्रीज होगा, तो sin 3x का तो आपको ग्राफ ही बता सकते हो ना डायरेक्टली। भाई sin 3x का ग्राफ क्या रहने वाला है, sin 3x का ग्राफ ये 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा π/3, सॉरी हाँ 0 से लेकर के π/3 ये रहेगा, और फिर आपका इस तरीके से ये आपका 2π/3 आ जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या कह रहा है कि कितने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, लॉन्गेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग। ओके, तो इंक्रीज करने के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंक्रीज करने वाली इंटरवल कौन सी है आपके पास, जैसे इस पोर्शन में अगर देखा जाए तो आप यहां से भी खींच सकते हो, एक बार को आगे भी बना देता हूं पाई। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा यहां से लेकर के यहां तक का यही पोर्शन होगा, जबकि ये मैक्सिमम इंटरवल हम दिखा सकें जबकि ये इंक्रीज हो रहा है।
तो ये वाला पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, ये पॉइंट है आपका π/2 है ना, और इन दोनों के बीच का पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 5π/6। तो ये बीच की गैप कितनी है आपकी π/3 के बराबर है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच sin 3x इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डी पार्ट में अगेन LMVT के बारे में पहले ही मेंशन कर दिया गया, सेटिस्फाइड फॉर fx इज इक्वल टू √25 - x²। ठीक है, तो ऐसा कौन सा c है 1 से 5 के बीच जबकि इसका LMVT सेटिस्फाई होता हो। ठीक है, तो डी पार्ट देखते हैं, fx इज इक्वल टू कहा गया है √25 - x²। ठीक है, 1 से 5 के बीच। ठीक है, तो c बिलोंग्स टू 1 से 5, ये भी बता दिया गया है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, LMVT का स्टेटमेंट लगाओ, f5 - f1/5 - 1 इज इक्वल टू f-c, यही ना। सो इट विल क्रिएट 25 - c² की पावर हाफ, तो हाफ 25 - c² की पावर -½ है ना, हाफ इंटू 25 - c² की पावर -½ और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा -2c। ठीक है, f5 आपका कितना है 0 है, f1 आपका कितना है √24, सो -√24 ओके डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 2 और 2 साफ, माइनस साफ, तो बचा आपके पास √24/4 मतलब √3/2 इज इक्वल टू c/√25 - c²। So 3/2 is equal to c²/25 - c²। तो 75 - 3c² is equal to 2c², मतलब कि c² is equal to 15। तो c की वैल्यू कौन सी आ रही है आपके पास √15 के बराबर। अच्छा, c² ही पूछा गया है, ये 15 आपका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62 में, क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आपसे क्या क्या कहा गया है। 62 में ए पार्ट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, लाइंग इन 0 to π/2 एट विच fx इज इक्वल टू ln sin x इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच ln sin x इज नॉट मोनोटोनिक। इसका तो मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये पार्ट में fx आपका क्या है ln sin x। ठीक है, तो ln sin x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो f' आपको मिलेगा 1/cos x, सॉरी 1/sin x इंटू cos x। ठीक है, तो cos x/sin x। और आप देख सकते हो कि भाई 0 से π/2 वाले इंटरवल में cos x हमेशा पॉजिटिव है, sin x हमेशा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी जो है आपकी वो कैसी रहने वाली है, थ्रू आउट पॉजिटिव ही रहने वाली है। मतलब कि ग्राफ हमेशा कैसा होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और इसलिए इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा 0। कि इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट्स तो हम वैसे भी काउंट नहीं कर सकते थे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 ही होना चाहिए था। उसके लिए मतलब आप सिंपल कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो, क्योंकि सेंस मतलब आप नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़ी ना कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, कि कहीं पे यहाँ पे इस पॉइंट पे मोनोटोनिक नहीं है, अनलेस कोई डिसकंटिन्यूटी वगैरह हो जाए तो वो अलग बात है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो था नहीं ln sin x इस इंटरवल में एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में क्या कहा गया है, ग्रेटेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, x³ - 3x + 2, तो इसका भी f' लिखिए, कितना आएगा 3x² - 3। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में एक ऐसा होगा नेगेटिव आएगा, और इसका मतलब डिक्रीज करने का इंटरवल वही है, टोटल -1 से 1। तो यहाँ से आपके पास -1 से 1, और हमें a + b पूछा गया है, तो a + b इज 0। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में आपसे कहा गया fx इज इक्वल टू x² + 2 अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब इंटीजर पार्ट ऑफ x कहा गया है, तो पहले आप चूंकि डिसकंटिन्यूअस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, तो पहले तो इसको अलग अलग इंटरवल्स के लिए आप डिफाइन करके लिख लो। और सबसे अच्छी चीज यही रहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कि वो किसी इंटरवल में कांस्टेंट एक वैल्यू ले लेता है, सिंपल सी। तो अगर हम 1 से 3 के बीच देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, x² + 2, ठीक है, अपॉन 1 से 2 के बीच में 1, ठीक है,
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जब x आपका 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। फिर आप देखिए इसी को आप लिखोगे x² + 2/2, जबकि x आपका 2 से 3 के बीच में है। और जब आप x को 3 रखोगे तो कितना आएगा, 9 + 2 11, 11/3। सिंपल सी एक वैल्यू आ जाएगी 11/3 एट x = ये आपका होगा। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो लीस्ट वैल्यू आप ग्राफिकली ड्रॉ कर लो इस तरीके के डिसकंटिन्यूअस पोर्शंस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। आसानी से वो भी ड्रॉ किया जा सकता है। मैं ये भी पोर्शन रिमूव कर रहा हूँ। देखिए 1 से 2 के बीच आपको x² + 2 बनाना है। सिंपल सा ग्राफ रहा। 1 पे वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी आपकी 3 के बराबर, और 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 के बराबर, ठीक है। ये ऐसा 6 है ना। 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पे वैल्यू आपकी होगी 4 to 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 पे वापस लौट आए। टू पे वापस लौट आए यहाँ पे, और 3 पे वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 11/2, ठीक है। तो 11/2 मतलब थोड़ा कम ही, 6 से थोड़ा कम। और 3 पे वैल्यू कहाँ पे रहेगी 11/3 और नीचे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या क्रिएट हो रही है, नीचे सबसे नीचे क्या दिख रहा है आपको 3 क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी 3 के बराबर हो जाएगी। डी पार्ट देखते हैं एक बार। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेट ऑफ possible values of a such that fx is equal to e⁻²x minus a + 1 into e⁻x + 2x। ये आपका fx फंक्शन है जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। तो f' की बात क्या होगी 2e⁻²x minus a + 1 into e⁻x + 2, ये हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव या इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 2e⁻²x minus a + 1 into e⁻x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात। तो हम यहाँ से और क्या बोल सकते हैं 2e⁻²x, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं क्या, तो हाँ +2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a + 1 into e⁻x। e⁻x तो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको मैं सीधा डिनोमिनेटर में भेज सकता हूँ। तो 2 आपका होता हुआ कॉमन, और प्लस e⁻x और e⁻−x और आ जाएंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a + 1, है ना, ऐसा हो। अब आप जरा ये बताओ क्या कहा जा रहा है कि a + 1, ठीक है, इससे हमेशा छोटा रहता है, यही बोला गया ना। a + 1 इस पूरे एक्सप्रेशन से हमेशा छोटा या फिर बराबर हो सकता है, ऐसा ही कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a + 1 इसकी सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होता होगा। a + 1 अगर इससे हमेशा छोटा रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a + 1 इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा रहता होगा। तो इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 × 2, भाई ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल AMGM में पढ़ा होगा, इन दोनों का सम क्या होगा हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी 4 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई इस एक्सप्रेशन की 4। a + 1 को क्या होना चाहिए उस 4 से भी छोटा होना चाहिए, मतलब a + 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। सो a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी आसान हो गई, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता e⁻x को t मान लेना पड़ता, ठीक है। फिर आ जाता कि 2t², ठीक है, यहां से देखिए इसके आगे, ठीक है, e⁻x को आपने t मान लिया, ठीक है। तो योर t इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो नाउ एक्सप्रेशन इज लाइक 2t² minus a + 1 into t + 2 is greater than or equal to 0. Now this quadratic is always positive for this interval. समझ में आ रही बात, हमेशा पॉजिटिव नहीं है क्वाड्रेटिक, इस इंटरवल में पॉजिटिव है जब t आपका पॉजिटिव रहता है तो, ठीक है। तो फिर आपको लोकेशन ऑफ रूट पे जाना पड़ता। ऐसे करते हम क्या, हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक आपकी अगर ऑलवेज t > 0 के लिए पॉजिटिव है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो एक केस ये बन सकता है
कि ये क्वाड्रेटिक आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये भी बन सकता है कि भाई जब निगेटिव होना था वो हो गया, लेकिन t ग्रेटर देन 0 पे आते आते सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये दोनों केसेस होते हैं। अब इस केस के लिए तो आपको पता है क्या करना होता, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और d को निगेटिव कर दिया। ठीक है, केस 1 के लिए आपको a मिल गए। ठीक है, केस 2 के लिए आप क्या कहते हैं कि बोथ रूट्स, ठीक है, आर लेस देन 0। तो अगर दोनों रूट्स लेस देन 0 होंगे तो अपने आप 0 के बाद में हमेशा क्वांटिटी कैसी रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये आप दोनों का केस 1 और केस 2 के सॉल्यूशंस का यूनियन ले सकते थे। ठीक है, तो ये एक और मेथड आपके पास है ना। ऑल्दो यहाँ पे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि बड़ा इजीली ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। ठीक है, अदरवाइज आपको इस तरीके से जनरल मेथड तो यही रहेगा। ठीक, कि आपको अच्छा इन दो केसेस के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता है कि दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर t ग्रेटर देन 0। तो यही दो ही केसेस बन सकते हैं और कोई केस तो नहीं बन सकता। ठीक है, आप सोच सकते हो एक बार डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग, कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा एक अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव आए। ठीक है, केस 1 और केस 2 के अलावा और कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो केस 1 के सोल्यूशन और केस 2 के सोल्यूशंस का यूनियन, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, तो लोकल एक्सट्रीमा कौन सी बोली गई है, 2 + x रेज़ टू पावर 3 और x रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 पे है अपन ए पार्ट में। ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके के फंक्शंस के लिए। 2 + x रेज़ टू पावर 3 है ना, तो -3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1। -3 से -1 के बीच बनाना भी है वैसे, -3 से -1। ठीक, तो -3 पे वैल्यू -1 के बराबर, -2 पे 0 हो जाएगी और -1 पे 1 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। फिर आगे क्या कहा गया है, x रेज़ टू पावर 2/3, -1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो -1 की पावर 2/3 मतलब 1 ही रहा है ना, और 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, अच्छा 2 पे 0 पे पहले तो 0 होगी, तो यहाँ से ये 0 तक आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, 0 तक ये आपका डिक्रीज करेगा और उसके बाद फिर ये इंक्रीज करना शुरू करेगा 0 से लेकर के 2 रेज़ टू पावर 2/3 है ना, और ये पॉइंट आपका नॉट इंक्लूडेड है। ठीक, कुछ इस तरीके का है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे गए हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर लोकल एक्सट्रीमा केवल पूछा गया। तो एक्सट्रीमा क्या है आपका, एक ये एक्सट्रीमा है, एक ये एक्सट्रीमा है, दो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यू आपका करेक्ट आंसर है। बी पार्ट में क्या बोला गया, बी पार्ट में आपके पास है, ठीक है, इस तरीके कभी डिसकंटिन्यूअस टाइप के हो, आसान ग्राफ दिख रहा हो, पीस वाइज डिफाइन किए गए हो, तो ग्राफ बना के ही करना चाहिए, ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है a + b आपका 1 है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 1/a × 1 + 1/b है ना। तो 1 + 1/a × 1 + 1/b। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन को, है ना। a + b आपका 1 के बराबर गिवन है, तो इससे मेरे पास एक बेनिफिट है, मैं ले सकता हूं a को कि a मेरा मान लिया sin स्क्वायर है और b मान लिया मैंने cos स्क्वायर है। ले सकता हूं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, a आपका sin स्क्वायर और b आपका cos स्क्वायर दे ही रखा है कि a और b दोनों पॉजिटिव है। ठीक है ना, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ऑब्वियसली 0 की कंडीशन हमें आप फॉलो तो नहीं कर सकते। ठीक है, कि क्योंकि a और b 0 तो नहीं हो सकते। ठीक, ये बात। तो अब आ गए अपन इस पे, अब देखते हैं ये लिखा क्या गया है। फिर ये लिखा गया है 1 + आपका sec स्क्वायर थीटा है ना, 1 + sec स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर, और एक को है 1 + sec स्क्वायर, यही है, ऐसी चीज लिखी गई है। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 1 + sec स्क्वायर + कोसेक स्क्वायर और + sec स्क्वायर
बल्कि ज़्यादा आसान रहेगा, tan cot में यही बदल लेते हैं यार, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 + tan स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 2 + cot स्क्वायर थीटा। आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर मतलब 1 और ऐड कर दिया मतलब 5। तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर आपका कैसा होगा, ये क्वांटिटी आपकी 2 से बड़ी है, 2 × 2 4 से बड़ा है, प्लस 5 9 से बड़ा है, तो इसका √3 मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 के बराबर आएगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाई y = 10 - mod of x - 10। ग्राफ बना सकते हो आप, अगेन मैं उसको कर नहीं रहा, आप कर लो, ठीक है। ग्राफ बनाना है। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में कहा जा रहा है t² 2t आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन पैराबोला y² = 4x एंड q is foot of perpendicular from focus on the tangent at p। फोकस से, अब ये आपको याद अगर हो तो हमने कोनिक सेक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा था कि foot of perpendicular from focus on any tangent of parabola lies on tangent at vertex, ठीक है। तो tangent at vertex पे आपका वो हमेशा लाई करता है ना। तो देखते हैं, हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है ट्रायंगल PQS का, ठीक है। P आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, Q आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर और S एज ऑलवेज फोकस। तो ये रहा y² = 8x, इस पे हमने मार दी टेंजेंट, ठीक है। ये पॉइंट रहा आपका P, आपका S यहाँ पे है और Q पॉइंट के बारे में क्या बात थी, Q पॉइंट क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जाएगा कहाँ, टेंजेंट एट वर्टेक्स, यही पॉइंट आने वाला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। प्रॉपर्टी थी फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहती है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ty = x + at²। तो a कितना था यहाँ पे, a था आपका शायद 2, है ना। तो a आपका 1 है, तो ty = x + at², ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x को 0 रखा तो y कितना आ गया t, तो 0, t, ठीक है। ये बात, s आपका कितना था 1, 0 और p कितना है आपका t², 2t, है ना, जनरल पॉइंट t², 2t। तो ये आपका PQS वाला ट्रायंगल बन गया। इसके एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम निकालना है ना। तो इसका एरिया आप निकाल लो भाई। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री बना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल PQS का, हाफ दिस इज बेस PQ और इनटू हाइट इज QS, ठीक है ना। तो बस आप ये एरिया निकाल लो t के टर्म्स में, हाफ PQ कितना है आपका, तो PQ है आपके पास √t⁴ प्लस t² और QS कितना है, QS है आपके पास √1 प्लस t², है ना। यहाँ से बस चाहे तो t कॉमन निकाल सकते हो आप, बचेगा 1 प्लस t² का √ और यहाँ से √। ये आपका एरिया है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना, बस दैट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक इलिप्स और एक ये सर्कल, ठीक है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, है ना। तो आप देखो y² को रख देते हैं 12 - x², तो x² / 36 और 12 - x² / 4 = 1। यहाँ से बात क्या बन गई, x² इंटू 1/36 - 1/4 मतलब कि -8/36, ठीक है। और ये रहा -2, यही आ जाएगा। तो हमारे पास 2 × 36 72, x = आपका +-3 हो गया, है ना। और x अगर आपका +-3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, y हो जाएगा आपका ±√3, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुछ कहा गया है क्या कि मतलब कि किस क्वाड्रेंट के पॉइंट की बात की जा रही है, नहीं कहा गया है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि भाई देखो जो भी यहाँ पे आने वाली है सब कुछ चीजें सिमेट्रिक ही आने वाली है ना, ऐसा कुछ
ऐसा कुछ था, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें बराबर रहने वाली हैं, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। अपन कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं और उस पर हम मतलब देख लेते हैं कि एंगल कितना आएगा। तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, पहले वाले के लिए देखिए यहाँ पे 2x बाई 36 प्लस 2y बाई डैश बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आपका आया 2, ये आपका आया 18, है ना। सो y डैश विल बी माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 18, मतलब माइनस 9y बाई x, ये आपका y डैश होगा। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था, 3,√3 पे, तो इसको कैलकुलेट किया आपने एट 3,√3, तो y बाई x कितना है, 1/√3 है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा y डैश। इसके लिए आप निकाल लो दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो दूसरे वाले के लिए आपका 2x प्लस 2y बाई डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से डायरेक्टली आ गया y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। तो माइनस एक्स बाई वाई कितना है, इसी पॉइंट पे 3,√3 पे, तो दिस इज -√3, ठीक है। तो एक की स्लोप है -3√3, एक की स्लोप है -√3, दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना है बस, है ना। तो आप फेयरली इजी नाउ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होल का मॉड, दिस विल बी योर आंसर। अब आते हैं 65 क्वेश्चन पे, क्या बोला गया, इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। तो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है x1 और √2 माइनस x1 स्क्वायर और x2 9 बाई x2, अगर इसके बीच की डिस्टेंस का हम स्क्वायर देखें तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन आपका क्या है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो y ऐसा है, मतलब ये हो गया आपका एक तरीके से ऐसा कुछ, यही है ना, ठीक है। मतलब कि ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से कर्व के पॉइंट को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। और बल्कि ये सर्कल है, सर्कल के अपर हाफ को केवल, क्योंकि देखिए सर्कल का अपर हाफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे √2 माइनस एक्स स्क्वायर का x1 स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपर हाफ को केवल ये फोकस कर रहा है। दूसरा इसकी बात करें तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 9 बाई एक्स को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि भाई x1 आपका 0 से 2 के बीच है, x1 0 से 2 के बीच है, मतलब x1 तो इस कर्व के लिए डिसाइड करेगा। तो x1 अगर आपका 0 से 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करना है, क्योंकि यही वो पोर्शन है, जबकि x1 आपका 0 से 2 तक, 0 से 2 तक तो नहीं जा सकता x1, 0 से √2, सॉरी है ना, मैंने गड़बड़ लिख दी है, 0 से √2, तो x1 आपका 0 से √2 तक है, ठीक है। तो ये इस कर्व के इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और xy इज इक्वल टू 9, मतलब वो तो कुछ इस तरीके का रहा, है ना। यहां पे भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन आपको बता दिया गया है कि x2 बिलोंग्स टू r प्लस, इसका मतलब आपको पॉजिटिव पोर्शन में ही केवल फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो आपके पास रहा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो नाउ बेसिकली यू हैव टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स, ठीक है। अब ये दो कर्व्स के बीच की डिस्टेंस आप मिनिमाइज कैसे करते हो, अलोंग कॉमन नॉर्मल, वही रटाया चीज, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का आपको कॉमन नॉर्मल लिखना है। तो इसके लिए तो कोई नॉर्मल का इशू है नहीं, क्योंकि 0 0 जो इसका सेंटर है से पास करने वाली कोई भी लाइन इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी, ठीक है। तो हमें इसी के लिए मेनली नॉर्मल की इक्वेशन पे फोकस करना चाहिए। तो आपका y डैश है -9 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखते हो, क्या बनेगी, y इज इक्वल टू y माइनस 9 बाई, मतलब लिख लेता हूं मैं एक बार को, y माइनस y1, ठीक है, -9 बाई एक्स स्क्वायर अगर ये है तो आपका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल के लिए स्लोप x1 स्क्वायर बाई 9 और इंटू x माइनस x1, यही होगा, ठीक है।
एंड इट नाउ इट शुड बी पासिंग थ्रू 0,0, राइट। सो अगर ये कॉमन नॉर्मल है तो इसके लिए भी नॉर्मल का काम करे, और नॉर्मल का काम करने का मतलब है सर्कल के लिए कि उसके सेंटर से पास करने वाली होनी चाहिए। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन। किस चीज की इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस कर्व, ठीक है। नाउ फॉर इट टू बी नॉर्मल फॉर दिस सर्कल इट शुड पास थ्रू, ठीक है, इट पासेस थ्रू 0,0 विच इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो 0 0 क्या है? सेटिस्फाई कराओ। -y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 9 इंटू -x1, आपका ये दोनों खत्म हो गया। बचा आपके पास x1 क्यूब इज इक्वल टू 9y1, सो इट इज x1 क्यूब इज इक्वल टू 9y1। ये आ गया आपके पास। अब y1 की वैल्यू कितनी है? अपन यहां से लिख सकते हैं क्या, x1 क्यूब, अच्छा सॉरी ये x2 लिख देता हूं मैं, क्योंकि इस वाले कर्व पे तो हम y2 x2 मान रहे थे ना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो x2 क्यूब इज इक्वल टू 9y2, ऐसा कुछ है ना। अच्छा, तो y2 वैसे भी कितना था? 9/x2 के बराबर, तो 9/x2 ये हो गया, और x2 क्यूब यहाँ आ गया। So it is x2 की पावर 4 is equal to 81. So your x2 is +3. आपको -3 पे फोकस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि x2 आपका पॉजिटिव है। तो आपका जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप पॉइंट ले लोगे 3,3, जिस पे खींचा गया नॉर्मल आपके 0,0 पे पास करता है, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा। अब 3 की डिस्टेंस ओरिजिन से, दैट इज 3√2, और यहाँ पे सर्कल से अगर देखा जाए तो सर्कल से डिस्टेंस √2, तो 3√2 और √2 के बीच का डिस्टेंस जो है वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया आपका 3√2 माइनस √2 विच इज 2√2, और इसका भी स्क्वायर करना है आपको, मतलब ठीक है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट नहीं लगा हुआ था। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि fx आपका ये फंक्शन है, और इस फंक्शन के बारे में बोला गया है कि इट इंक्रीजेस थ्रू आउट द नंबर लाइन। ये हमेशा नंबर लाइन के थ्रू हमेशा इंक्रीज करता है, मतलब f डैश शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो f डैश x आपका कितना आएगा? cos x माइनस 2a cos 2x माइनस 1/3 इंटू 3 cos 3x, मतलब cos 3x और प्लस 2a। ये क्वांटिटी आपकी हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ये टारगेट है, ठीक है। तो इसमें से भी आप देखो cos x और cos 3x को अगर एक साथ ले लें, ठीक है, cos x माइनस cos 3x इसको एक साथ ले लिया हमने, ठीक है, और बाकी बचा आपके साथ 2a इंटू 1 माइनस cos 2x, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ऐसी रिक्वायरमेंट है। 1 माइनस cos 2x हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos x माइनस cos 3x, ठीक है, इज ग्रेटर देन माइनस 2a, और चूंकि इंटू 1 माइनस cos 2x आता, वो 1 माइनस cos 2x एज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं 1 माइनस cos 2x को डिनोमिनेटर में भेज सकता हूं, ठीक है, एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर 1 माइनस cos 2x इज 0। 1 माइनस cos 2x जब 0 होगा वो केस हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लिए हैं। अब cos x माइनस cos 3x को आप क्या लिख सकते हो? 2 sin, ठीक है, c प्लस डी साइन d माइनस c/2, मतलब x हो जाएगा, और नीचे आपके पास कितना आएगा? 2 sin स्क्वायर x आएगा, ग्रेटर देन माइनस 2a। sin x ने एक sin x को साफ कर दिया, बाकी बचा 2 से 2 कट गया, 2 sin x cos x और नीचे sin x, मतलब कि वैसे आप चाहते तो यहाँ भी ये भी कर सकते तो कि जैसे मैंने ये ओपन किया है ना, वैसे आप यहीं पे ओपन कर लो, ठीक है। तो थोड़ा ये सब नीचे ट्रांसफर करना, 1 माइनस cos 2x को अलग से डिस्कस करना, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पे CD फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर लो। चलिए मैं भी वैसे ही कर देता हूँ, 2 sin 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2a इंटू ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता? 2 sin 2x मतलब 4 आ गया, sin स्क्वायर x cos x हो गया, प्लस 4a sin स्क्वायर x हो गया, ग्रेटर देन 0। तो आपका 4 sin स्क्वायर x कॉमन, और बचा आपके पास cos x प्लस a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो आपकी हमेशा पॉजिटिव है ही, इसको और पॉजिटिव होना था, तो इसके लिए जरूरी क्या है? बल्कि
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा है तो किसी पॉइंट पे जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सच, है ना। डिस्क्रीट पॉइंट्स पे अगर इक्वालिटी भी हो जाए जीरो की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो cos x प्लस ए आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a आपका कैसा हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। भाई cos x प्लस ए हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि a को हमेशा कैसा होना पड़ेगा, 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। 1 होगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, किसी किसी पॉइंट्स पे आएगा, इसलिए हमेशा ग्राफ फिर भी कैसा रहने वाला है, इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। ठीक है, तो लेम्डा की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछी गई है दैट इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कहा जा रहा है कोन इज मेड फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस √3 बाय कटिंग आउट सेक्टर एंड कीपिंग द कट एजेस ऑफ रिमेनिंग पीस टुगेदर, द मैक्सिमम वैल्यू अटेनेबल फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम अटेनेबल फॉर द कोन। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा गया कि इसका एक सेक्टर कट किया गया। सेक्टर कट किया गया तो मतलब अगर ये थीटा होगा, ये √3 होगा, तो ये आपका कितना आएगा, r थीटा। ठीक है, ये r थीटा के बराबर होगा, तो √3 थीटा। अब ये चीज आप जब कोन बनाओगे इस सेक्टर को निकाल करके, तो ये √3 थीटा किसका काम करेगा, सेक्टर ही निकाला गया है ना। हाँ ठीक है, तो ये जो √3 थीटा है ये किसका काम करेगा, ये √3 थीटा ऐसे फोल्ड होगा। ठीक है, जब फोल्ड होगा तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, 2πr बनाएगा, है ना। और 2πr आपका कितना होगा, √3 थीटा के बराबर होगा। जबकि आपका जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट उसकी क्या रहने वाली है, √3 ही रहने वाली है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो r आपने लिख लिया √3 थीटा बाई 2π, ठीक है ना। और l आपका कितना है, √3 है। तो आपको क्या करना था, πr²h, πr²h इंटू 1/3, यही होता है वॉल्यूम। तो 1/3 πr² की जगह आप क्या रख दोगे, √3 थीटा बाई 2π का होल स्क्वायर। और h क्या होगा, h इज √l² माइनस r²। सो √l² इज 3 माइनस r² इज 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 4π², ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बना 1/3 पाई 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 4π² इंटू √3 माइनस 3 थीटा स्क्वायर अपॉन 4π²। ठीक है, चलिए ये हिस्सा तो आपका कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके लिए आपको कमेंट करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो इट इज समथिंग लाइक, आप इतना डिफरेंशिएशन ना भी करना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो क्या, कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको मैं t बोल दूं और ये क्या हो जाएगा, फिर 3 माइनस टी हो जाएगा। मतलब दिस इज बेसिकली v इज इक्वल टू, ये कुछ कांस्टेंट है ना, इसको मैं t लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका √3 माइनस टी। ठीक है, तो इसी को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से आपको मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी जब आप dv/dt 0 के बराबर करोगे तो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएशन ज्यादा करना पड़ेगा तो बेटर रहेगा। हमने 3 थीटा स्क्वायर बाई 4π² इस पूरे को एक साथ t मान लिया। तो अब हम सिंपल सी चीज है कि इस एक्सप्रेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो इसको तो आप कई बार मैक्सिमाइज किए भी होंगे पहले भी। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 68 में। ठीक है, क्या दे रखा है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, इस तरीके की चीज कभी भी हो तो हमेशा एक बार को रोज थ्योरम को याद करना चाहिए। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, तो रोज थ्योरम क्या स्टेट करता है, रोज थ्योरम अगर हम इसलिए यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है, एक तो मिनिमम वर्ड बोल दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स, और दूसरी चीज एक और है कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर आप उसको देखो gx वाला कि f' का होल स्क्वायर प्लस f" इंटू fx। ठीक है, वो बेसिकली है क्या, f अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं fx इंटू f'। ठीक है, 68 में मैं ये फंक्शन लेता हूं तो ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना। तो अगर मान लो हम ऐसा दिखा पाए कि hx के 6 रूट्स हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि h' के मिनिमम 5 रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, बोल सकते थे। ठीक है, तो बिल्कुल वही इसी अकॉर्डिंग हम रोज थ्योरम के लिए जाएंगे यहाँ पे। तो हमने फंक्शन क्या लिया है, fx इंटू f'। अब जो हमें ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, क्योंकि फंक्शन आपका स्मूथ है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है,
तो अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, ठीक है, तो कैसा है कुछ, मैं इसको तो नहीं बना रहा है ना, ऐसा, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू 0, तो ए पे वैल्यू इसकी है 0, बी पे वैल्यू है 2, बी पे वैल्यू है आपके पास 2, है ना। अच्छा, सी पे है -1, तो सी पे मान लीजिए -1 आ गए हम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बी पे ही पीक ले, पीक बाद में भी ले सकता है, सी पे -1, ठीक है। डी पे 2, तो डी पे आपने 2 ले लिया, तो डी पे 2 लिया तो जरूरी नहीं है फिर से कि सी पे आपका पीक बना, मतलब लोएस्ट पॉइंट आया हो सकता है डी पे आया, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ डी आपका 2 है, हमने इसको भी बना दिया, मान लीजिए एफ ऑफ डी आपका 2 के बराबर है, एफ डी भी आपका 2 के बराबर दिया हुआ था, और इसके बाद एफ ई की वैल्यू 0 है, तो ई मान लिया यहाँ पे है ना। फिर अगेन डी इज नॉट पीक, ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है, तो इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, मतलब डी पे पीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का नेचर बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि एच एक्स के कितने रूट्स होंगे। तो एच एक्स के देखो, एच एक्स कैसे 0 बनाएगा, या तो एफ 0 हो जाए या तो एफ डैश 0 हो जाए। तो एफ कितनी बार 0 हो रहा है, एफ इक्वल टू 0 कितनी बार हो रहा है, 1 2 कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -1 था, तो बीच में कहीं तो 0 आएगा। तो 1 2 3 और 1 4, तो आपके पास इस इंटरवल में देखा जाए तो टोटल आपके पास अभी 4 रूट्स दिखाई दे रहे हैं। और एफ डैश के लिए देखें, एफ डैश 1 2 3, मिनिमम 3 बार तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि यहीं पे कोई ऐसे ऐसे बनाता रहे, ठीक है, तो उसमें तो कई बार 0 हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 बार तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो f अगर आपका 4 बार 0 हो जाए, f डैश 3 बार 0 हो जाए, तो hx कितनी बार 0 हो गया, hx आपका 7 टाइम्स 0 हो गया, hx इक्वल टू 0 के 7 रूट्स मिल गए। और अगर hx इक्वल टू 0 के 7 रूट्स हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन h डैश x इक्वल टू 0 के मिनिमम 6 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो hx के आपके पास 7 रूट्स थे, इसलिए h डैश x के आपके पास मिनिमम 6 रूट्स कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 में आपसे कहा जा रहा है कि कॉर्ड ऑफ पैराबोला टचेस द कर्व y is equal to 1 minus x at point x equal to 2 and is bisected by that point, ठीक है। टचेस द कर्व एट द पॉइंट x is equal to 2, मतलब 2,1 पे वो कॉर्ड जो है, ठीक है, वो टच करती है कर्व को, ठीक है। x इक्वल टू 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो पैराबोला की एक कॉर्ड है, ठीक है, जो कि कर्व को टच करती है किस पॉइंट पे, 2,1 वाले पॉइंट पे। तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, कर्व क्या था, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, इसको 2,1 पे टच करती है, ठीक है। तो कॉर्ड बेसिकली क्या हो गई, कॉर्ड हो गई वो टेंजेंट जो कि इस कर्व के लिए 2,1 पे ड्रॉ होगी, ठीक है। तो उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमने ये कहा कि इस कर्व को 2,1 पे टच करने का मतलब क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमने dy बाई dx को याद किया, माइनस कितना आ जाएगा, +1/1 माइनस x का होल स्क्वायर एट 2,1, तो 2,1 मतलब स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। तो y -1 इज इक्वल टू x माइनस 2, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। और यही वो कॉर्ड है, सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज दिस, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि दिस इज अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये एक पैराबोला के लिए कॉर्ड है, कौन से पैराबोला के लिए, जो कि 2,1 पे बाइसेक्ट भी होती है। ये जो कॉर्ड है वो 2,1 पे बाइसेक्ट भी होती है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, पैराबोला की इक्वेशन थी -p² x² + 5px - 4। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन समझना क्या कहा जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज। ये पैराबोला है, इस पैराबोला को कोई एक लाइन थी जो कॉर्ड का काम करती थी और वो 2,1 पे बाइसेक्ट होती थी, ठीक है। और वही लाइन, ये खुद इक्वेशन है, क्योंकि वही लाइन तो थी जो इसको टच कर रही थी, ठीक है। तो ये 2,1 पे टच करता है, इस पैराबोला, सॉरी 2,1 पे बाइसेक्ट होती है। तो इस पैराबोला के लिए अगर आपको एक कॉर्ड लिखनी हो जिसका मिड पॉइंट पता है
कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज 2,1। ठीक है, तो 2,1 अगर आपका मिड पॉइंट है तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? t इज इक्वल टू S1 से लिखोगे, है ना। ये सब मैं एक साइड कर देता हूं। तो ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ठीक है, y प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, y प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो t क्या आएगा आपका? y की जगह अपन लिखेंगे y प्लस 1/2 प्लस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे x इंटू x1 माइनस 5p, x की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस x1/2, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं है तो t लिखा हमने। S1 लिखोगे तो क्या आएगा? S1 मतलब 2,1 इसको सेटिस्फाई करे, तो 2,1 सेटिस्फाई कराए तो क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4p स्क्वायर, 1 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 5p इंटू 2, तो इट इज 10p और प्लस 4 मतलब 5। ये ऐसा कुछ आ गया, है ना। ठीक है, ये वो लाइन की इक्वेशन हो गई। अब ये लाइन की इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें, मतलब जैसे इसका स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए आपका? 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइनें सेम है। तो इसकी स्लोप कितनी आ रही है देख लो आप, x का कोफिशिएंट, ठीक है, और यहाँ से y का कोफिशिएंट निकाल करके आप देख सकते हो खुद ही कि आपके पास वैसे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो मतलब दोनों को बेसिकली कंपेयर करना है, तो कर ही देते हैं अपन। देखते हैं x के कोफिशिएंट के तौर पे क्या मिल रहा है आपको। यहाँ से p स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, 2p स्क्वायर इनफैक्ट, ठीक, माइनस यहाँ से आपको क्या मिल रहा है x का कोफिशिएंट? माइनस 5p/2, ठीक है, ये x का कोफिशिएंट हुआ। y का कोफिशिएंट आपके पास कितना आ रहा है? y का कोफिशिएंट आ रहा है आपके पास y/2, है ना। ठीक है, इतनी बात। और कांस्टेंट टर्म की बात करूं मैं तो कांस्टेंट टर्म इज कमिंग आउट एज 5 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 4, ठीक, और क्या आ जाएगा? ये माइनस 5p था तो इधर आ जाएगा आपका प्लस 5p, ठीक है, यहाँ माइनस 5p था तो प्लस 5p आ गया, और ये हाफ था तो उधर माइनस हाफ आ गया, ठीक है। अब आप कोफिशिएंट मतलब यहाँ एक बार को स्लोप कंपेयर कर लो, मतलब x का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट ये, तो 1/2p स्क्वायर माइनस 5p/2 शुड बी इक्वल टू, यहाँ -1 है, यहाँ 1/2, सो -1/1/2 इज इक्वल टू आपका इधर 4 है ना, नहीं x सॉरी ये 1 है, और इधर आपके पास है ये पूरा टर्म 1/ पूरी टर्म जो भी आ रही हो यहाँ से वो आप एक बार लिख लेना, ठीक है। कितना आएगा? 4p स्क्वायर माइनस 5p, 4p स्क्वायर माइनस 5p और प्लस हाफ, ठीक है। अब कंपेयर करके देख लो, ठीक है। ऐसी p की वैल्यूज जिससे ये टोटल तीनों के तीनों आपस में बराबर आ जाएं, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है? पहले तो लैंग्वेज में उलझाया गया है। मेन क्वेश्चन ये है कि 2,1 पे इस कर्व को कोई एक लाइन थी जो टेंजेंट थी, ठीक है, वो लाइन कौन सी थी? ये थी। वही लाइन इस पैराबोला के लिए कॉर्ड का काम करती थी, ऐसा कॉर्ड जो कि 2,1 पे बाइसेक्ट होता था, वो लाइन की इक्वेशन ये सब है, ठीक है। तो फिर दोनों लाइनें सेम ही है, दोनों लाइनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे क्या कहा जा रहा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट दिस इनइक्वालिटी हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, इज ए बिलोंग्स टू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्या कहा गया? 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके का, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेनली बात समझो क्या कहा जा रहा है कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर रहेगा किससे? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के ग्राफ से, ठीक है।
किसी ना किसी एक निगेटिव वैल्यू के लिए एटलीस्ट वन निगेटिव सोल्यूशन, मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है ये कभी ना कभी लेफ्ट साइड में, ठीक है, निगेटिव सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम x की वैल्यूज निगेटिव कंसीडर करेंगे तो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाए, ठीक है, सो दैट कि जैसे ये वाले केस से मान लीजिए, है ना, ये वाला केस है, तो कुछ ऐसा x मिल रहा है ना जब 3 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है और मॉड ऑफ x माइनस ए नीचे है, ठीक है, लेफ्ट साइड में निगेटिव सोल्यूशन मिल रहा है। ऐसा कोई भी x जरूर है जो निगेटिव भी है और उसके लिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ नीचे है। ऑफ कोर्स ये पूरा इंटरवल उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पोर्शन अगर देखा जाए तो, ठीक है, ओके। तो आप सोचो दिक्कत कब आएगी, ठीक है, दिक्कत तब आएगी जबकि कुछ ऐसा होने लगे कि ये आपका, ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, अब सोचो इसको अगर आप इधर शिफ्ट कराओगे, इस साइड में आपने शिफ्ट कराया, ठीक है, तो इस साइड में अगर आपने शिफ्ट कराया तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया, ठीक है, इस तरीके की, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाएगा जबकि ये ऐसा है और ये ऊपर ऊपर निकल गया, तब तो गड़बड़ होगी ना, मॉड ऑफ x माइनस ए आपका थ्रू आउट नीचे रह गया, 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपका नीचे रह गया और मॉड ऑफ x माइनस ए आपका ऊपर रह गया। तो ये सिचुएशन, इसकी बाउंड्री सिचुएशन कब क्रिएट होगी, ठीक है। अब क्या कर रहे थे हम, अभी ये ग्राफ बनाया था हमने, अब इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, तो इसकी बाउंड्री सिचुएशन एकदम क्रिटिकल वाली सिचुएशन कब आएगी, जबकि हाँ इस साइड में सोल्यूशन है, इस साइड में सोल्यूशन नहीं है, कब आएगी, जबकि ये लाइन, ठीक है, अब ये सब मैं हटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था, ये टेंजेंट का काम करने लगे, क्योंकि जब इससे आप इधर जाओगे, जब इससे आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो पक्का है कि क्रॉस हो जाएगा, और जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो पक्का है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये वाली लाइन हमेशा ऊपर रहने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन की बात जो हम कर रहे हैं ये कब पॉसिबल है, जबकि ये वाली ब्रांच, अगर ये ए था आपका, तो इधर आपका क्या होगा, x माइनस ए, सॉरी इधर x माइनस ए, और इधर क्या होगा आपका a माइनस एक्स रहे, तो x माइनस ए वाली ब्रांच 3 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आपका टेंजेंट बन जाए, ठीक है, ये वो क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यही देखना है ना कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कर्व पे x माइनस ए कौन से a के लिए टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए दिस लाइन इज वर्किंग एज अ टेंजेंट, देन फाइंड a, यही क्वेश्चन है। तो dy बाई dx अगर हम कर्व के एंगल से देखें, 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पॉइंट मान लिया ये मैंने x1 y1, ठीक है, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का स्लोप कितना आएगा, -2x1, वो कितना होगा, इसके बराबर, 1 के बराबर, तो x1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -½ ठीक है। अब x1 इक्वल टू -½ रहा तो y1 कितना आएगा, ठीक है, y1 आपका 3 माइनस x1 स्क्वायर, तो 3 माइनस 1/4, सो इट इज 11/4। सो लाइन की इक्वेशन अगर देखी जाए तो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1 x माइनस, ठीक है, तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू x, हाफ ये रहे और प्लस 11/4, ठीक है, हाफ प्लस 11/4 मतलब कितना आ जाता है, ये 13/4 हो जाता है ना। तो इसका मतलब माइनस ए आपका 13/4 है, तो ए कितना है, -13/4। तो ये सिचुएशन कब आएगी, जब ए आपका क्या हो, -13/4 हो, ठीक है। अब -13/4 तो उसने आंसर में भी दे रखा है, तो उससे तो कोई काम बना नहीं, ठीक है। लेमडा की और बात करते हैं, लेमडा कैसे आएगा, दूसरा वाला। अब आप सोचो, आप इस तरफ तो एक्सट्रीम पे जा चुके हो, है ना, इस तरफ आप इस ग्राफ पूरे सिस्टम को शिफ्ट करते हुए आप ले गए, इस साइड की एक्सट्रीम सिचुएशन तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। उससे क्या मिला आपको, a इज इक्वल टू -13/4 मिला, है ना। अब क्या करें, अब आप सोचिए फिर से, जरा सा इस ग्राफ को फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ठीक है। अगर
मान लीजिए कि अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब मैंने, ये सिस्टम था मेरा, है ना, तो इसमें मुझे सॉल्यूशंस मिलते थे। अब मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ते बढ़ते ये मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन पे चला जाऊं, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी सिचुएशन पे चला जाऊं, तो क्या कोई ऐसा निगेटिव एक्स दिख रहा है क्या आपको जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी को, क्योंकि हमेशा आपका निगेटिव साइड में 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपका नीचे रह रहा है और मॉड ऑफ एक्स माइनस ए आपका ऊपर रह रहा है। तो ये सिचुएशन कब आएगी? जब ये वाला पॉइंट से पास कर रहा हो, और ये वाले पॉइंट से मॉड ऑफ एक्स माइनस ए पास करने का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट कौन सा है आपका? ये है 0,3, ठीक है ना। तो 0,3 से अगर आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस ए पास कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है आपका? भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज पासिंग थ्रू 0,3, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या हुआ कि दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन कब क्रिएट हुई? एक तो जो टेंजेंसी से क्रिएट हो रही थी -13/4, और एक तो आसानी से आप क्रिएट करा सकते हो 3। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 के बराबर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हम शिफ्ट करके एनालाइज कर रहे हैं, ये शायद आपने कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है किया भी हो, ठीक है, बट ये बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 71 है ना। तो कहा गया है यहाँ पे x e रेज़ टू पावर ax और x प्लस ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको कहा गया है कि f डैश एक्स आपका इंक्रीज करता है किसी इंटरवल में, फाइंड λ1 एंड λ2, ठीक है। तो 71, ठीक है, x e की पावर ax, a is a positive constant and the interval in which f dash x, अच्छा f डैश x इज इंक्रीजिंग, ओके। तो पहले तो हम f डैश x ही लिखते हैं। f डैश x आपका कितना आ जाएगा? x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, ये बन गया, प्लस e की पावर ax को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया, है ना, ठीक है। तो e की पावर x आपका कॉमन, ax प्लस 1, ठीक है, क्लब करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। दूसरा वाला जो था इसका डेफिनेशन x प्लस ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो इट इज 1 प्लस 2ax माइनस 3x स्क्वायर, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए, और नहीं लेस देन और इक्वल टू 0, ये है ग्रेटर देन 0, ये f डैश x हो गया। तो f डैश x अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें तो इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है, तो f डबल डैश x की जरूरत होगी आपको, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आपका e की पावर ax को एज इट इज रखा, और इसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो यू विल गेट a। फिर अगली बार अगर आपने ax प्लस 1 को एज इट इज रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, a इंटू ई रेज टू पावर ax, इसका डिफरेंशिएशन 2a माइनस 6x, ऐसा ही है, ठीक है। ये बात अब कहा जा रहा था कि ये पॉजिटिव कब है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब होगा देखते हैं। 2a माइनस 6x पॉजिटिव हो जाए पहले तो, ठीक है। तो 2a माइनस 6x किस x के लिए पॉजिटिव होगा? तो अपन यहाँ से देखें, a/3 इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना, a/3 इज ग्रेटर देन x। तो लेकिन ये x वैलिड भी कब था? जब x पॉजिटिव हो। भाई ये तो तब कर रहे थे ना जब x पॉजिटिव हो, तो x पॉजिटिव भी होना चाहिए और a/3 से छोटा भी होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो यहाँ से मिल गई कि x बिलोंग्स टू 0 से a/3, ठीक है। दूसरा, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए देखिए a e की पावर ax कॉमन 1 प्लस ax प्लस 1 इज पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनफैक्ट ऐसे कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर ax तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, a तो पॉजिटिव है ही, तो बाकी बचा ax ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/a। तो -2/a से 0 के बीच यहाँ पे हो जाएगा, तो -2/a से 0 यूनियन 0 से a/3, ये आपका आंसर है, ठीक है। 72 पे आते हैं। 72 में कहा गया fx vanishes at x equal to -2 and has relative minimum maxima at -1 and 1/3। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप
उल्टा जाए, लेकिन इसने आसान कर दिया क्योंकि fx दे दिया है इसने लैम्डा 1 एक्स क्यूब प्लस लैम्डा 2 एक्स स्क्वायर दे दिया है फॉर्मेट उसका स्टैंडर्ड। ठीक है, अपन उल्टा जाएंगे, अपन मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो 72 क्या कहा गया कि क्यूबिक है जिसका एक रूट x इक्वल टू -2 है, यही कहा गया है। ठीक है, खैर ये भी बता दिया गया है कि f डैश x कहाँ पे 0 होता है। भाई अगर क्यूबिक था तो f डैश x क्वाड्रेटिक होगा और क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स हो सकते हैं एट मैक्स। तो एट मैक्स दो रूट्स कौन कौन से हैं, -1 और 1/3। तो आप वहीं से स्टार्ट करो कि f डैश x आपका कैसा है, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एक आपका रूट था -1 और एक रूट था 1/3। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक है मतलब जो f डैश x है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, एक रूट उसका -1 होगा और एक रूट उसका 1/3 होगा, तभी f डैश x आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना भाई। यही कहा गया ना, एक पे मैक्सिमा बनता है एक पे मिनिमा बनता है। दैट मीन्स कि f डैश x इज अ क्वाड्रेटिक विच बिकम्स 0 एट -1 एंड 1/3। ठीक है, इंटीग्रेट किया कितना आएगा, k तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 x माइनस 1/3, तो इट विल क्रिएट k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 x। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट c, है ना। अब इट बिकम्स 0, कब 0 होता है ये -2 पे 0 होता है। तो -2 पे अगर ये 0 होता है तो यहाँ से यूज करते हैं इस बात को, k इंटू -8/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये 6/3 माइनस 8/3 तो c इज इक्वल टू 2k/3। ठीक है, 6/3 माइनस 2k/3, तो c की जगह हम 2k/3 रख देते हैं। तो fx आपका कैसा हो गया, k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस x/3 प्लस c की जगह पे भी क्या आ गया 2k/3, 2/3 लिख सकता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये आपका fx रहा। अब इस बारे में और क्या दे रखा है कि इसका अगर इंटीग्रेशन करें हम -1 से 1 के बीच तो इट कम्स आउट एज 14/3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं -1 से 1, तो -1 से 1 fx कितना आएगा, k तो एज इट इज रहेगा x 4/12, है ना, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 2/3x, कहाँ से -1 से 1 तक। ठीक है, एंड इट इज कमिंग आउट एज 40। अब आप रख लो वैल्यू और निकाल लो कि k की वैल्यू क्या होगी। तो k अगर एक बार निकल गया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन fx का आ गया। ठीक है, तो अपन ने f डैश x से स्टार्ट किया, f डैश x से fx पे पहुंचे और fx से फिर k निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाले फैक्ट का यूज किया हमने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा जा रहा है कि px आपका एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 हैविंग लोकल मैक्सिमा एट -1। ठीक है, और p डैश x के बारे में कह रखा है कि p डैश x का मिनिमा x इक्वल टू 1 पे है। तो p डैश x अपना मिनिमा कहाँ बनाएगा, p डबल डैश x जब 0 होगा। ठीक है, p डबल डैश x 0। ठीक है, सोचो px खुद क्यूबिक था तो p डैश x कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, और p डबल डैश x कैसा होगा, लीनियर। वो लीनियर कहाँ पे 0 होता है वो बता दिया गया है, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो अब उल्टा फिर से वही स्टार्ट करें 73 में p डबल डैश x आपका 0 होता है एट x इक्वल टू 1 एंड इट सेल्फ इट इज अ लीनियर। तो अगर ये लीनियर है तो इसका मतलब p डबल डैश x का एक्सप्रेशन कैसा होगा, कुछ लीडिंग कोफिशिएंट बैलेंस करने के लिए और इनटू x माइनस 1, ये p डबल डैश x होगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन p डैश x इज इक्वल टू k कॉमन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा हो। फिर से कुछ दे रखा था, उसने क्या रखा था कि px का मैक्सिमा है -1 पे, मतलब p डैश -1 इज 0। px का मैक्सिमा है -1 पे, मतलब p डैश -1 इज 0। सो इट इज k इंटू हाफ प्लस 1 इज प्लस c इज इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू -3k/2। तो p डैश x
ठीक है, ये p डैश x का एक्सप्रेशन रहा। अब px की बात करते हैं, इसको फिर से इंटीग्रेट किया, k इंटू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कांस्टेंट के लिए क्या दिया गया है, अब आपको दिया गया है कि p ऑफ -1 10 है और p1 -6 है। तो p ऑफ -1 आपका 10 है, ठीक है, और p1 आपका -6 है। ठीक, तो p ऑफ -1 निकालोगे केसी में एक रिलेशन आ जाएगा, p ऑफ 1 निकालोगे केसी में एक और रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल क्रिएट k इंटू ये पहला वाला -1 रखते हैं तो -1/6, ठीक है, -1/6 और -1/2 -3/2 प्लस c इज इक्वल टू 10। ठीक है, और 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1/6 -1/2 -3/2 है कि नहीं है, अच्छा यहाँ +3/2 था, यहाँ -3/2 प्लस c इज इक्वल टू कितना है -6। ठीक है, तो अब यहाँ से आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके k और c निकाल लो, मतलब आपको ये फंक्शन ही पता चल जाएगा या पॉलिनोमियल की इक्वेशन ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक बार पॉलिनोमियल निकल गया तो फिर हम देख लेंगे कि भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या था, दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस मार्क करनी है। एंड इट्स आंसर इज कमिंग आउट एज 641 है ना, सॉरी इट्स आंसर इज कमिंग आउट एज 1040। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका अपन ने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।